नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में हम आपको अपडेट कराते हैं सियासत की हर हलचल से, सियासत की हर गतिविधि से। किस नेता ने किस पर हमला बोला है, किस नेता ने किस पर कटाक्ष किया है और किस तरीके की राजनीति हो रही है पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, पक्ष विपक्ष में किस तरीके से निशाने साधे जा रहे हैं, इन तमाम बातों से हम आपको कराते हैं सियासी गलियारे में रूबरू। एक बार फिर से आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और आपको बता दें कि आज का कार्यक्रम भी बेहद खास रहने वाला है आपके लिए। आज सियासी गलियारे की पहली रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे। बहुत ही दिलचस्प बयानात आए हैं सामने। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दलों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बयान ऐसा है जो बीजेपी के कई नेता और मंत्री दे चुके हैं। बीजेपी जेजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन उम्मीदवारी पर सिर्फ बीजेपी हावी दिख रही है, क्योंकि जेजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सिवाय 7 उपचुनाव लड़ने के। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। बीजेपी को लेके आएंगे। उम्मीदवार तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। स्वाभाविक रूप से एक वो कहूँगा कि मैं हक है। निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। दोनों का गणित जोड़े तो 1 और 1 11 बैठता है। पार्टी हाईकमान निर्णय करते हैं। एक तरफ तो हो रहा महज एक ही पार्टी की जीत का दावा, तो दूसरी तरफ हो रहा 1 और 1 11। जननायक जनता पार्टी को जो वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले लगभग 37-38 हज़ार के आसपास, अगर दोनों का गणित जोड़े तो 1 और 1 11 बैठता है। और ये 11 जो है ये इस बार विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन की जीत है। आज तो कयास नहीं, आज तो आभास सा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तमाम बीजेपी के मंत्री और बड़े नेता बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, साथ मिलकर उपचुनाव लड़ने की बात हो रही है, लेकिन जब बात प्रत्याशी पर आ जाए तो गले से अपने ही दल की दावेदारी निकलती है और दूसरी तरफ सिर्फ हाथ मिलाकर साथ चलने की आशाएं। ऊपर भी बीजेपी, हरियाणा में भी बीजेपी, और यहाँ पर अगर वो नहीं तो इनके लिए कौन आवाज उठाएगा। अभी इनके पास मौका है 4 साल काम लेने का। डेफिनेटली बीजेपी को लेके आएंगे। सुना आपने राज्य मंत्री संदीप सिंह का ये बयान, जो कह रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी का ही उम्मीदवार होना तय है। और तो और जरा ओपी धनखड़ को भी सुन लीजिए, जो कह रहे हैं बीजेपी का उम्मीदवार ही होना स्वाभाविक है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक रूप से एक वो कहूँगा कि मैं हक है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हुआ तो जेजेपी की तरफ से भी बयान आया। जेजेपी की तरफ से अजय चौटाला ने बयान दिया और कहा कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता, हाईकमान को फैसला करना। सबको अधिकार है, कोई आए मिले। नहीं, जब बीजेपी का समझौता है आपकी पार्टी के साथ और वो खुद ये कह रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी का किसी के कहने से नहीं, पार्टी हाईकमान निर्णय करते हैं। सर, जिस तरह से जो है लगातार अगर बात करें तो संगठन को मजबूत करने की भी है और भी आपके पार्टी हल्के में जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, कब तक चुनाव डिक्लेयर हो सकता है और क्या मानते हैं? किस तो चुनाव आयोग पे डिपेंड करता है, बाकी उम्मीद है कि बिहार के चुनाव के साथ हो जाए। तो फिर गठबंधन पे ही चुनाव लड़ा बिल्कुल। जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला के इसी बयान में दिखी थी खलबली, तभी तो वो कुछ भी ना कहते हुए बहुत कुछ कह गए कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। चौटाला साहब, अगर कहने से कुछ नहीं होता तो आप अपने उम्मीदवार का दावा क्यों नहीं करते? अगर कहने से कुछ नहीं होता तो फिर बोलिए ना खुलकर कि प्रत्याशी जेजेपी का होगा। आप सिर्फ 1 और 1 11 की नीति पर क्यों चल रहे हो? जननायक जनता पार्टी को जो वोट मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले लगभग 37-38 हज़ार के आसपास, अगर दोनों का गणित जोड़े तो 1 और 1 11 बैठता है। और ये 11 जो है ये इस बार विधानसभा के उपचुनाव में गठबंधन की जीत है। एक तरफ तो दावे ही दावे हैं, दूसरी तरफ सिर्फ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने की बात है। तो बताइए इसे क्या करें? क्या दावों के साथ भी आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं और इसलिए 1 और 1 11 की बात हो रही है, या फिर इंतजार है आला कमान के मुख से ही उम्मीदवार का सुर सुनने का? लेकिन कहते हैं ना, बात कहीं ना कहीं से उठती जरूर है, तभी तो पूरे गांव में फैलती है। किसी एक नेता का बयान होता तो अलग बात है,
अब तो दंगल की धरती पर पहुंच रहे बीजेपी नेता और बाहर से भी नेता उम्मीदवारी की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जेजेपी की दाल में अभी झोंक नहीं लगा है। तो आप ही बताइए, इसे कयास कहें या फिर आभास? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो ये गठबंधन के अंदर की बात से हमने आपको रूबरू कराया कि किस तरीके से बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारी पर रस्साकशी लगातार जारी है। अब बात इस गठबंधन से निकलकर बाहर की करेंगे, लेकिन गठबंधन का इसमें जिक्र जरूर होगा। एक तरफ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 12 से 13 विधायक गायब रहते हैं, इससे बिखराव साफ दिखता है। तो वहीं जवाब देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले कि पूरी कांग्रेस एकजुट है। देखिए, विस्फोटक स्थिति कांग्रेस के अंदर बन चुकी है और मैं तो देख रहा हूँ विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाती है तो उसमें 12-12, 13-13 विधायक गायब रहते हैं। तो अपने आप में हरियाणा के अंदर भी फूट की दिशा दिखाने का काम है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। कभी सीधे तौर पर तो कभी कांग्रेस के सियासी जोर पर अक्सर दूसरे दलों के नेता फूट या अलग अलग गुट होने का आरोप लगाते रहे हैं। जवाब में कांग्रेसी भी बार बार पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा करते रहे हैं। अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुरुआत तो की पूरी कांग्रेस से, लेकिन आ ही गए महज कुछ ही सेकंड्स में हरियाणा कांग्रेस पर। फिर क्या था, लगा दिया आरोप कांग्रेस में फूट का। विस्फोटक स्थिति कांग्रेस के अंदर बन चुकी है और मैं तो देख रहा हूँ विधायक दल की बैठक भी बुलाई जाती है तो उसमें 12-12, 13-13 विधायक गायब रहते हैं। तो अपने आप में हरियाणा के अंदर भी फूट की दिशा दिखाने का काम है। राजनीति में एक तरफ से चुभती हुई या किसी दल को चीरती हुई प्रतिक्रिया आए तो संबंधित दल की तरफ से पहले जतन होता है, फिर जुबान से प्रतिक्रिया का पतन होता है। जब कांग्रेस पर फूट का आरोप लगा तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आनी ही थी, और आई भी तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रमाण के तौर पर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का भी तर्क दिया। जब राज्यसभा का चुनाव था, कांग्रेस को सीट जीतने के लिए 31 की आवश्यकता थी, 31 की। अगर एक भी विधायक, अगर आधा भी वो वोट भी डालने ना जाता, बीजेपी की डालने की जरूरत नहीं थी, तो भी उस सीट में गड़बड़ हो सकती थी। मैं धन्यवाद करता हूं कि ना सिर्फ 31 विधायकों का, मगर मैं धन्यवाद करता हूं निर्दलीय विधायकों और जज्बा के कई विधायकों का, जिन्होंने रातों रात ये कहा कि हम शुभकामनाएं देते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी को। वो अपने उम्मीदवार भी जो है, हमारे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के समक्ष वो अपना उम्मीदवार भी नहीं, किसी का नामांकन नहीं भरवा पाए। जिस कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर हमला किया, उसी मीटिंग का जिक्र करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सफाई दी, लेकिन प्रमाण विधायक दल की बैठक का नहीं, भविष्य का दे दिया और कहा कि अब कांग्रेस राजभवन का घेराव करेगी तो देखिएगा सभी कांग्रेसी साथ दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी के 31 ही आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक। आपके इस बयान के बाद हमें विधानसभा चुनाव 2019 का वो दौर याद आ गया जब सभी कांग्रेसी रथ में सवार दिखे थे, लेकिन आलम ये हुआ कि अभी भी उनमें से कुछ आपकी पार्टी के साथ कोई इशारों में आला कमान को चेतावनी भरा संदेश देते हैं तो कोई विरोधी सुर उठाते भी सुनाई देते हैं। खैर, आप राजभवन के बाहर सभी कांग्रेसियों के पहुंचने का दावा करते हैं तो मान लेते हैं आपकी, लेकिन ये 3 शब्द तो शायद आपने सुने ही होंगे। कल किसने देखा, राजनीति में कभी कभी प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत हो जाती है सर, क्योंकि ट्यूबलेस टायर की हवा गाड़ी में चलते चलते नहीं, रुकने के बाद निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, ये वार पलटवार आपने देखा और कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की खबरें हम क्यों कहते हैं, इससे रूबरू कराने के लिए अगली रिपोर्ट हम आपके सामने रखने वाले हैं। हर कोई अपने जीवन में बुलंदियों को छूना चाहता है, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई भी शायद मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सियासी सपने कहीं डूबते जा रहे हैं। सिंधिया और पायलट के बाद तस्वीरें लगाकर या आलाकमान को चेतावनी भरा संदेश देकर भी कुलदीप बिश्नोई बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। टूटता दिख रहा बिश्नोई का किंगडम ऑफ ड्रीम। क्या दबते जा रहे हैं बिश्नोई के सियासी सपने? जाहिर सी बात है, हर कोई जीवन में आसमान छूना चाहता है,
राजनीति में पंच, सरपंच से लेकर कोई भी नेता या विधायक ऊपर की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है, लड़ना चाहता है विरोधियों से, महकना चाहता है जग में फूलों की तरह और चमकना चाहता है सितारों की तरह। चाहते होंगे शायद कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई भी ऐसा, लेकिन काम कुछ बनता नजर नहीं आ रहा। लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई प्रदेश में सियासी तौर पर उठना तो चाहते हैं मगर उठ नहीं पा रहे। पहली बार हुड्डा के सीएम बनने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल ने नई पार्टी हचका बनाई तो प्रदेश स्तर पर राजनीति में चार चांद लगाने की संभावनाएं थीं, लेकिन बीजेपी से गठबंधन की गांठ कहीं न कहीं ढीली रह गई, यानी सियासी सपने धरे के धरे रह गए। हालांकि कहते हैं सपनों को दिलों में संजोए रखो, चाह रखने वालों को राह कभी न कभी मिल ही जाती है। किसी के सहारे सपने पूरा करेंगे बिश्नोई। आदमपुर से कैसे बढ़ेगी बिश्नोई की गाड़ी? जब अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई ने वापसी की, यानी 2014 विधानसभा चुनाव के बाद जब हचका का कांग्रेस में विलय हुआ, तब से लेकर अब तक बिश्नोई की गाड़ी आदमपुर में ही धंसी हुई है। ऐसा लगता है कि अब सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें ट्वीट कर वो अपनी गाड़ी निकालना चाहते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने आलाकमान को चेतावनी भरा संदेश भी दिया था, लेकिन हाईकमान के कड़े रुख से कुछ खास होता दिख नहीं रहा। ना तो वो अभी तक प्रदेश स्तर पर खुद की ऐसी छाप छोड़ पाए जो उमंग से भरी हो या जिसमें तरंग भी दिखी हो, और इसके बाद एक लोकसभा क्षेत्र में बेटे की सियासत में एंट्री कराई, लेकिन बेटे भव्य बिश्नोई तो अपने पिता और विधायक कुलदीप बिश्नोई की सीट आदमपुर में भी नैया पार नहीं कर पाए, और तो छोड़िए अपने बूथ पर भी बढ़त नहीं बना पाए थे। और इसका दर्द खुद बिश्नोई ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बयां भी किया था। चुनाव हारने का मलाल नहीं, लेकिन आदमपुर हल्के ने किस बात की सजा हमारे को दी, मेरे को समझ नहीं आई बात अभी तक कि भाई हम अगर अच्छे कौन लगे तो हमने बता दिया, हम छोड़ दें राजनीति, खत्म करा काम की। 1 किलोमीटर पे उसकी आत्मा रो रही होगी पिताजी की भी, यहाँ जाके आए हूँ अभी कि भाई हल्के को मानी इतना संभाला, उस हल्के ने मेरे पोते बना दिया। बेटी की हार का दर्द इसलिए था क्योंकि चोट ज्यादा थी, और वो भी मतदाता की थी। टूट गया था 52 साल पुराना भजनलाल परिवार का वर्चस्व। बेटे की सियासत में एंट्री कुछ कमाल की नहीं हुई। हालांकि इतना जरूर है कि उनके सामने 2 धुरंधर दावेदार थे, लेकिन कम भजनलाल परिवार भी नहीं था, यानी कुलदीप बिश्नोई के सपने कहीं न कहीं दबते जा रहे हैं। हालांकि पता नहीं कब फंसी हुई गाड़ी निकल जाए और कब तख्ता पलट भी हो जाए, क्योंकि कोई भी एक नया सितारा नई राह दे सकता है, और राजनीति में हर कोई नमस्कार करता है उगते हुए सूरज को। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, उगते हुए सूरज को नमस्कार किया जाता है, लेकिन अच्छा राजनेता वो होता है जो नब्ज टटोल ले अपने लोगों की भी कि किस नेता की नब्ज क्या कह रही है। इधर कैबिनेट मंत्री और पूर्व कांग्रेसी रंजीत चौटाला ने हुड्डा को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि भूपेंद्र हुड्डा ने उनके और कुछ साथियों के सामने रोहतक में विशाल रैली कर कांग्रेस छोड़ने की बात कही थी, लेकिन ऐसा किया नहीं। पूर्व कांग्रेसी का सनसनीखेज खुलासा। और कांग्रेस ऐसी है कि इसमें कोई भी गैरत का आदमी कांग्रेस में नहीं रह सकता। तो क्या कांग्रेस छोड़ने वाले थे हुड्डा? उनका मन तो पिछले चुनाव में निकलने का था, कहते थे बड़ी रैली करके कांग्रेस छोड़ूंगा। रोहतक की रैली से आला कमान को संदेश। रोहतक भी सभा में मैंने कहा था कि हुड्डा साहब को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। सब लोगों ने मन बना हुआ था, पता नहीं उसके बाद हुड्डा साहब को सब लोग दिखा गए। कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने ऐसा सनसनीखेज बयान दिया है जिससे हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है। खुलासा बड़ा है और नेता भी बड़ा है। रंजीत चौटाला ने दावा किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी गैरतमंद नहीं रह सकता। इस प्रतिक्रिया का महत्व इसलिए भी है क्योंकि रंजीत चौटाला खुद भी पहले कांग्रेस में थे। रंजीत चौटाला ने दावा किया है कि वो कांग्रेस में रहते भूपेंद्र हुड्डा के करीबी थे। उन्होंने कई साथियों के सामने कांग्रेस छोड़ने की बात कही। हुड्डा ने प्रदेश स्तर पर रैली कर पार्टी को अलविदा कहने का मन बना लिया था। जब तक मैं कांग्रेस में था, हुड्डा साहब के नजदीकी सलाहकारों में मैं करम दलाल हम हुआ करते थे।
और उसके बाद उनका मन तो पिछले चुनाव में निकलने का था, कहते थे बड़ी रैली करके कांग्रेस छोड़ूंगा। मैं नहीं, मेरे सैकड़ों लोग थे जो हम साथ थे, सारों के सामने ये बात कही। सियासत में सीधे आरोप तो लगते ही नहीं शायद, आग तो बाद में, लेकिन पहले चिंगारी उठती है। और चिंगारी के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की रोहतक में हुई रैली को माना जा सकता है, क्योंकि वो रैली ठीक 2019 विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी और रैली का नाम था परिवर्तन महार रैली। और फिलहाल आग के तौर पर रंजीत चौटाला का ये बयान है, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ने का मन तो बनाया था, लेकिन ये नहीं कि फैसला क्यों नहीं ले पाए। रोहतक भी सभा में मैंने कहा था कि हुड्डा साहब को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। सब लोगों ने मन बना हुआ था, पता नहीं उसके बाद हुड्डा साहब को समझौते दिखा गए। हुड्डा और रंजीत चौटाला साथ साथ पढ़े, साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी में भी रहे, लेकिन फिर भी इसे दावा ही कह सकते हैं, क्योंकि कई बार चिंगारी उठती है तो पानी डालकर उसे बुझा भी दिया जाता है। सिर्फ धुएं के तौर पर दावे या कयास ही रह जाते हैं। इतना ही नहीं, रंजीत चौटाला ने इशारों में कांग्रेस के अंदर बिखराव की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जहां सेनापति ना हो तो सेना बिखर जाती है, और उदाहरण के तौर पर क्या कहा वो भी सुनिए। कि जब सेनापति नहीं हो तो फिर सेना बिखर जाती है। सेना को इकट्ठी करने के लिए सेनापति पहली चीज होती है जो रखना चाहिए। जब सेनापति नहीं होती तो उस फौज की वो दिशा होती है जो बिना भेड़ बकरी के झुंड की बिना गडरिए के होती है। वहाँ है ही नहीं, राहुल गांधी को कोई एक्सेप्ट नहीं करा, ना कोई विचारधारा है, ना कोई दर्शन सब लोगों के सामने कहने को है। कांग्रेस अपने ही उससे वंशवाद से ही गिरती जा रही है। एक तरफ हुड्डा को लेकर सनसनीखेज बयान, दूसरी तरफ सेनापति न होने का बयान देकर हरियाणा कांग्रेस में फूट का इशारा देना, और फिर कांग्रेस पर ही वंशवाद का आरोप, साथ ही खुद को हुड्डा का करीबी बताना, यानी अक्सर नींव के पत्थर की तरह छुपा रह जाता है कोई चेहरा वफादार, और फिर बाद में पैदा हो जाते हैं नए दावेदार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, तो सनसनीखेज बयान जिससे हमने आज आपको रूबरू कराया है। अब प्रदेश के अंदर की राजनीति से निकलकर हम बात करते हैं दिल्ली और हरियाणा के बीच पनपे एक राजनीतिक विषय की, जो कि एक विवाद भी बनता जा रहा है। दिल्ली और हरियाणा के बीच जल विवाद फिर से गरमा गया है। दिल्ली सरकार ने के मंत्री ने हरियाणा पर दूषित पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। पानी पर फिर आमने सामने दिल्ली हरियाणा, फिर गरमाया दिल्ली हरियाणा का जल विवाद। हरियाणा को रोजाना 770 क्यूसेक पानी देने के आदेश। आदेश से असहमत हरियाणा कर रहा विरोध। हरियाणा पर दिल्ली सरकार का गंभीर आरोप। दिल्ली और हरियाणा के जल विवाद के बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने हरियाणा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने दिल्ली के लिए दूषित पानी छोड़ा है, जिससे न सिर्फ दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई में कमी हुई है, बल्कि पानी में अमोनिया की मात्रा भी बढ़ गई है। हरियाणा की ओर से पॉल्यूटेड वाटर छोड़ा जा रहा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसकी वजह से अमोनिया उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ गया है। 0.8 ppm तक अमोनिया होना चाहिए, वो 2 के करीब है, जिसकी वजह से जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सारे इफेक्ट हुए हैं और दिल्ली के अंदर 25% की जगह पानी सप्लाई कम हुई है। सर, क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या कुछ दिनों के लिए बंद किए जाएंगे? बंद नहीं किया जाएगा, थोड़ी सी उनकी एफिशिएंसी को कम किया गया ताकि वो अमोनिया को ट्रीट कर सकें। हरियाणा और दिल्ली के बीच एक बार फिर जल विवाद गरमा गया है। यमुना नदी निरीक्षण कमेटी की तरफ से हरियाणा को आदेश दिया गया है कि दिल्ली को बेहतर जलापूर्ति के लिए रोजाना 770 क्यूसेक पानी दिया जाए, जिससे हरियाणा कतई सहमत नहीं है। आदेश से असहमत होने के कारण प्रदेश इसका विरोध कर रहा है। इस आदेश के खिलाफ हरियाणा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से भी गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, जानकारी के मुताबिक हरियाणा इस आदेश के खिलाफ अलग अलग जगहों पर आवाज भी उठाता नजर आएगा। यमुना नदी निरीक्षण कमेटी के आदेश से नाखुश हरियाणा। आदेश के खिलाफ 20 सदस्यीय कमेटी का किया गया गठन। दिल्ली को नहीं मिलेगा दक्षिण हरियाणा के हिस्से का पानी।
हरियाणा सरकार ने तो आदेश के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया है, जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा हैं। इस कमेटी में दक्षिण हरियाणा के 15 विधायक शामिल हैं, जो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली हरियाणा के बीच हुए जल समझौते को आधार बनाएंगे। सिर्फ दक्षिण हरियाणा के विधायकों को कमेटी में शामिल कर सरकार की तरफ से यह भी दिखा दिया गया कि दक्षिण हरियाणा के हिस्से का पानी कतई दिल्ली को नहीं दिया जाएगा। हरियाणा का कहना है कि अगर दिल्ली को पानी दिया गया तो दक्षिण हरियाणा के 6 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, नूंह और नारनौल सूखा पड़ जाएगा। दिल्ली को पानी देने के लिए हरियाणा के साथ 1994 जल समझौता में यह साफ था कि हथनीकुंड बैराज से हरियाणा यमुना में रोजाना 140 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा ताकि दिल्ली इसका प्रयोग कर सके। सालों से चलते आ रहे जल विवाद पर 2015 में एनजीटी का आदेश था कि दिल्ली की जरूरत के मुताबिक अब हरियाणा प्रदेश दिल्ली को 350 क्यूसेक पानी प्रतिदिन यमुना में छोड़े। लेकिन 5 साल से चले आ रहे इस मसले के बाद यमुना नदी निरीक्षण कमेटी ने 770 क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने का आदेश दिया है। हालांकि हरियाणा ने कहा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में तो हरियाणा को हथनीकुंड बैराज से सिर्फ 1750 क्यूसेक पानी मिलता है और अगर 770 क्यूसेक पानी दिल्ली को दे दिया जाएगा तो दक्षिण हरियाणा का 70% हिस्सा सूखा रह जाएगा। अब गठित की गई कमेटी दक्षिण हरियाणा के हितों को प्रमुखता से उठाएगी। लंबे समय से चले आ रहे पानी विवाद अब समाधान की बजाय शायद सियासत की आड़ में जी का जंजाल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हाँ, तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली और हरियाणा के बीच एक विवाद जन्म ले रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर भी सियासत गरमाई हुई है। आज की पेशकश में बस इतना ही। कल कुछ और अहम राजनीति की खबर लेकर के सियासी गलियारा फिर से तैयार होगा। टहलिएगा हमारे साथ इस सियासी गलियारे में। आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।